चलिए, तो अब हम लोग साइक्लोट्रॉन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों को पता है कि साइक्लोट्रॉन के अंदर दो डी होते हैं। समझ में आ गया? ये हमारा हो गया D1, ठीक है, और ये हो गया हमारा D2। तो साइक्लोट्रॉन के अंदर जो है वो दो डी हो गए, D1 और D2। तो ये हमारे पास दो डी हो गए। साइक्लोट्रॉन का एक केंद्र बिंदु होगा, ठीक है, साइक्लोट्रॉन का जो वृत्ताकार का होगा, ठीक है। इसमें हम लोगों को पता है कि हम लोग साइक्लोट्रॉन को हम लोग एसी स्रोत से जोड़ देते हैं, ठीक है, जिसका उच्च विभव होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने एक एसी स्रोत के साथ जोड़ दिया। हम लोग यहाँ पर हमको पता है कि हम लोग इसमें एक धनावेशित कण को लेते हैं, ठीक है। अब ये धनावेशित कण हम लोग जानते हैं कि हम लोग उस कण को, जैसे ये कण अभी यहाँ पर है D2 में, तो D2 को हम लोग उच्च विभव का बना देंगे और D1 का हम लोग निम्न विभव का बना देंगे। तो ये जो कण होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। फिर यहाँ पर आपके पास एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, जो लंबवत है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा होता है अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये लंबवत है, ठीक है, और इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये कहाँ जाता है? ये जाता है हमारा किसमें? गोल गोल वृत्त के पाथ को ये अनुसरण करता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये हम लोगों ने जाना हुआ था। फिर हम लोगों ने ये जाना हुआ था कि जो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र भी होता है। वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि जब ये उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, तब क्या होगा कि इसका जो गति में क्या होगा? परिवर्तन होगा। समझ में आ गया? गति में इसके परिवर्तन होगा। जैसे ये D2 से D1 में जाएगा तो D1 हो जाएगा उच्च विभव का, कि क्या यहाँ जहां पर ये धनावेशित कण होगा वो उच्च विभव का होगा, और जहां पर ये कण नहीं होगा वो निम्न विभव का होगा। फिर ये D1 से D2 में जाएगा और इसका गति बढ़ते चला जाएगा, गति बढ़ते चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसका त्रिज्या बढ़ते 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 डी के त्रिज्या के बराबर जो होगा वो कण का, जो धनावेशित कण है, उसका त्रिज्या हो जाएगा, और फिर ये इसमें से निकल जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। तो हम लोगों को पता है, सबसे पहले हम लोग ये पाएंगे कि जो साइक्लोट्रॉन होता है उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे, टॉपिक क्या है? साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या। साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या, साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या, ट्रॉन की त्रिज्या, ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इजी है साइक्लोट्रॉन की त्रिज्या निकालना, ठीक है। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पर इसका इसका बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है? ये वृत्ताकार पथ का अनुसरण कर रहा है, तो इस पर एक अभिकेंद्रीय बल लगेगा। तो यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कितना लगेगा, ठीक है, केंद्र की तरफ एक बल लग रहा है। तो वो बल को हम लोग क्या लिखेंगे? वो साइक्लोट्रॉन का जो ये कण है, ठीक है, इस कण का द्रव्यमान कितना है? m, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि धनावेशित कण का द्रव्यमान, धनावेशित धनावेशित कण का द्रव्यमान, ठीक है, कण का द्रव्यमान हमारे सामने जो है वो कितना है? द्रव्यमान स्मॉल m है, और आवेश q है, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, ये आवेश कितना हो गया इस पर? q, और इसका द्रव्यमान कितना हो गया? स्मॉल m हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये गोल गोल चक्कर लगा रहा था, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना है? चुंबकीय क्षेत्र जो है B है, जो वेग पर लंबवत है, यानी कि जो V है, V पर क्या है? लंबवत है, वेग पर लंबवत है,
तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, लंबवत है। तो ये समझ में आ गया। अब आइए हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये वेग पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। अब वेग पर ये लंबवत हो गया तो हम लोगों को पता है कि जो अभिकेंद्रीय बल होता है, ठीक है, समझ में आ गया, जिसको हम F से लिखेंगे। तो ये जो हमारा F होगा वो किसके बराबर होगा, सबसे पहले जो ये कण का जो द्रव्यमान होगा वह होगा m, कण का जो गति होगा वो गति का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, बट्टा में क्या लिख देंगे, कण का जो त्रिज्या होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, समझ में आ गया। एक समय होते होते ये r जो है, ठीक है, गोल गोल चक्कर लगा रहा है तो गति में बढ़ोतरी हो रही है, गति में बढ़ोतरी हो रही है। एक समय ऐसा आएगा जब ये इसके साइक्लोट्रॉन का त्रिज्या और इस कण का त्रिज्या दोनों के दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पर जो गति होगी वो क्या होगी, सर्वाधिक होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस भी क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। बढ़ते जाएगा, बट जितना बड़ा गोला बनेगा उतना ज्यादा उसकी गति हो जाएगी और उतना ही बड़ा उसका रेडियस हो जाएगा। धीरे धीरे ये रेडियस बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम इसका त्रिज्या कितना होगा, वो साइक्लोट्रॉन के त्रिज्या के बराबर ही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ये हो गया। और हम लोग पता है कि ये अभिकेंद्रीय बल लग क्यों रहा है, अभिकेंद्रीय बल लग रहा है क्योंकि आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है और वो आवेश कहां पर है, गति में है। तो क्या हो जाएगा, Q गुने B, और यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, sin 90 डिग्री। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, sin 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि V और B के बीच में जो कोण बना है वो 90 डिग्री के बराबर बना है। चलिए आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m v max का वर्ग बटा r max, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, Q v b गुने साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, v max हो जाएगा। ठीक है, अब v max एक v max कट गया। ठीक है, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो m v max ये किसके बराबर हो जाएगा, Q b r max। ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, Q b max के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, Q b गुने r max। तो यहाँ पर r max यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कितना होगा, m v max, ठीक है, बाई Q b। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही r max हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा साइक्लोट्रॉन का त्रिज्या हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये बात आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा जो टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो साइक्लोकण का आवर्तकाल, जो कण है, ठीक है, जो हमारा धनावेशित कण है, तो कण का आवर्तकाल कितना होगा। तो इसको चलिए आइए हम लोग इस कण का आवर्तकाल हम लोग निकालते हैं। तो कितना होगा जी कण का आवर्तकाल, इसको बड़ी आराम से आप निकाल सकते हैं। पूरा एक चक्कर कण ने लगाया, ठीक है, एक चक्कर लगाया, तो एक चक्कर लगाया, ठीक है, समझ में आ गया। आवर्तकाल यदि हम लोग निकालना चाहते हैं तो इसका आवर्तकाल हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चक्कर लगाएगा तो कितना होगा, 2 पाई r बाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, v से हम लोग इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, v max से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 पाई r, तो यहाँ पर हम लोग को पता है 2 पाई r max बाई v max हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई जो r max बाई v max, ठीक है, r max बाई v max यदि हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए r max की जगह पर m v max बाई q भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर r max की जगह पर m v max बाई q भी यदि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, बाई यहाँ पर r max की जगह पर ये लिख दिया बटा v max। समझ में आ गया। दोनों को यदि हम लोग कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2 पाई m बाई क्यू बी। ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना था। ठीक है, 2 पाई m बाई क्यू बी जो होगा वो हमारा आवर्तकाल आ जाएगा। ठीक है, और आवर्तकाल जो है कुछ इस प्रकार से हमारा आवर्तकाल मतलब एक चक्कर लगाने में वो इतना ही समय लेगा।
ठीक है। इससे ज्यादा इतना ही समय, ये समय जो है ये क्या गति पर निर्भर कर रहा है क्या? तो ये समय गति पर निर्भर नहीं कर रहा है। ये समय को गति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बात आप समझिए, यदि आपका गति बढ़ेगा तो गति बढ़ेगा तो Vmax तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समझ में आ गया। और गति बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगी, समझ में आ गया, दोनों बढ़ेगा। तो जिसके वजह से मान लेते पहले यहां पर था तो त्रिज्या छोटी थी, ठीक है, तो गति भी छोटा था, लेकिन अब यहां पर आया तो त्रिज्या क्या हो गई? बड़ी हो गई, लेकिन गति भी बड़ा हो गया। इसीलिए आवर्तकाल पर इसका असर नहीं पड़ेगा। त्रिज्या बड़ा होगा तो ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, तो ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा तो गति भी बढ़ गया है, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो समान होगा। इसीलिए आवर्तकाल उसकी गति पर निर्भर नहीं करता। गति बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगा, और जो आवर्तकाल है उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आवर्तकाल सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि जो कण आपने लिया है उसका द्रव्यमान कितना है, जो चुंबकीय क्षेत्र आपने जो लगाया हुआ है लंबवत, वो चुंबकीय क्षेत्र B जो है वो कितना है, और साथ ही साथ जो आवेश धनावेशित जो लिया है उसके ऊपर आवेश कितना है, इसी पर निर्भर करता है। धनावेशित कण के गति पर ये निर्भर नहीं करता। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब यदि हम लोग कण का यदि आवृत्ति यदि बात करें, कण का आवृत्ति, ठीक है, जो धनावेशित कण है तो कण का आवृत्ति कैसे निकलेगा उसको हम लोग पहले करते हैं। आवृत्ति हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आवृत्ति क्या होता है, ये न्यू से हम लोग लिखते हैं, ठीक, समझ में आ गया। तो आवृत्ति क्या होता है? 1/, टाइम पीरियड। आवृत्ति का मतलब क्या होता है उसको समझिए। जैसे मान लेते हैं कि एक बार चक्कर लगाया, ठीक है, तो एक बार पूरा चक्कर लगा दिया तो समय कितना लिया? जो आवर्तकाल के बराबर, आवर्तकाल के बराबर उसने क्या ले लिया? समय ले लिया, एक बार चक्कर लगाया। यदि मान लेते हैं कि अब हम लोग ये देखना चाहते हैं आवृत्ति का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में लगाया गया चक्कर, ठीक है, कुल चक्कर की संख्या। तो T सेकेंड में आवर्तकाल में 1 चक्कर लगाएगा, 1 चक्कर, ठीक है, समझ में आ गया। यदि हम लोग 1 सेकेंड कर दें तो 1/T चक्कर, इधर भी T से डिवाइड कर दिया, भाग लगा दिया, इधर भी T से डिवाइड कर दिया, तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर हो जाएगा? 1/T चक्कर। और 1/T चक्कर को ही हम लोग क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी को तो हम लोग क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा आवृत्ति हो जाएगा। तो T की जगह पर हम लोग निकलना है 2πm/QB। तो QB नीचे है, तो QB जब नीचे से ऊपर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी ये QB ही हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया कण का आवृत्ति। आवृत्ति भी हम लोगों ने बड़ी आराम से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब जो हम लोग और आगे की तरफ बढ़ेंगे, पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। तो हम लोगों ने एक बात हम लोगों को निकलना होगा, Rmax कितना आया है? Rmax हमारा आया है mVmax/QB, ठीक है, यही हमारा Rmax आया है। टाइम पीरियड कितना आया है? 2πm/QB, इसको हम लोग यहाँ पर लिख दें। और फिर आवृत्ति कितना आया है? QB/2πm, यही ना आया है हमारे सामने, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो गया वो होगा कि कोणीय आवृत्ति, ठीक है। कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति किसको कहते हैं? कोणीय आवृत्ति, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोणीय आवृत्ति। ये क्या होता है जी? ये होता है हमारा ओमेगा, ओमेगा होता है। तो ओमेगा वास्तव में होता क्या है? ओमेगा होता ये है कि आपका ये 2D है, ठीक है, ये हमारा पहला D है, ये हमारा दूसरा D है। तो ओमेगा क्या होता है? इसको हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ दिया है AC स्रोत से।
तो ओमेगा क्या होता है, तो ये चक्कर लगाएगा, तो एक बार चक्कर लगाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो कितना कोण कवर करेगा, ठीक है, एक बार चक्कर लगाएगा तो ये 2 पाई कोण करेगा। कोई मान लेते हैं ये लाइन है, ठीक है, समझ में आ, यहाँ से इसने शुरुआत की, यहाँ से इसने शुरुआत किया, अब ये क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, यहाँ तक आया, तो यहाँ तक आया तो इसने कितना कोण चला होगा, पाई, ठीक, समझ में आ गया। अभी इसने क्या किया होगा, यहाँ पर फिर और, तो पाई से बढ़ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, पाई यहाँ से यहाँ पाई, और फिर यहाँ से फिर चला, यहाँ से पहुंच गया, पूरा एक चक्कर लगा लिया, ठीक है, तो ये पाई ऊपर और फिर यहाँ से पाई नीचे, तो कुल मिलाकर इसने कितना 2 पाई, यानी कि 2 पाई उसने क्या चला, कौन चला, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई, 2 पाई, और ये समय भी लिया होगा, तो सबसे पहले आपने इसने कितना कोण, 2 पाई कोण, और एक चक्कर लगा लिया, तब तक एक चक्कर लगाने का मतलब कितना टाइम, आवर्त काल के बराबर, यानी कि टी, ये ओमेगा का सूत्र होता है 2 पाई बाई टी, ठीक है, समझ में आ गया। 2 पाई कोण हो गया और टी जो है वो समय हो गया, तो कोण बाई कोण कितना चला, कितने समय के अंदर, यही होता है हमारा कोणीय आवृत्ति। अब इस कोणीय आवृत्ति को ध्यान से समझेंगे, 2 पाई तो हमारा 2 पाई ही है, और जो हमारा समय है, आवर्त काल है, वो कुछ इस प्रकार से है, कितना है 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो क्या हो जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो क्यू बी ऊपर चला गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई, क्यू बी ऊपर चला गया, क्यू बी बाई 2 पाई एम हो गया, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा क्यू बी बटा एम, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, यही हमारा कोणीय आवृत्ति होगा, ठीक है, ये चीजें समझ लिया हम लोगों ने। फिर हम लोग ये समझेंगे धनावेशित कण का अधिकतम गतिज ऊर्जा, धनावेशित कण का धनावेशित कण का अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो ये हम लोग, ये हमारा टॉपिक है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा के ई मैक्स, ठीक है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक, तो कैसा हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक सूत्र, जब गति सर्वाधिक होगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगा, सर्वाधिक होगा। तो गति हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, आर मैक्स बराबर कितना, एम वी मैक्स बटा क्यू बी, ठीक है, ये हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था। क्यू बी को इधर गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा क्यू बी गुने आर मैक्स, ये कितना हो जाएगा हमारा एम वी मैक्स के बराबर हो जाएगा। यदि हम लोग वी मैक्स के बारे में बात करेंगे तो क्यू बी आर मैक्स बाई एम, यही ना हो जाएगा वी मैक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ये हमारा वी मैक्स हो जाएगा। तो यदि हम लोग गतिज ऊर्जा के बारे में बात करें, के ई मैक्स के बारे में यदि हम लोग बात करें, क्या होता है हाफ एम वी मैक्स का वर्ग कर देंगे, तो हाफ एम गुने वी मैक्स का वर्ग कितना हो जाएगा क्यू बी आर मैक्स बाई एम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कितना हो जाएगा हाफ एम, अभी क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बटा आर मैक्स का स्क्वायर बटा एम स्क्वायर, यही ना होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो कितना हो गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बटा आर मैक्स का स्क्वायर, आर मैक्स क्या है डी का रेडियस बटा एम जो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाए, और यहाँ पर 2m जो हो गया वो क्या होगा सर्वाधिक गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा है वो सर्वाधिक जो है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, के ई मैक्स जो है हमारा कुछ इस प्रकार से हम लोगों को मिल गया है, ठीक है। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इसने कितना जो है वो चक्कर लगाया, ठीक है,
तो जो हमारा अगला टॉपिक है वृत्ताकार चक्रों की कुल संख्या, तो हम लोग इसको लिखेंगे वृत्ताकार चक्रों की, क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है ना, तो कितना वृत्ताकार चक्कर लगाया होगा। ठीक है, इसी को हम लोग पता करने वाले हैं। तो हम लोग क्या पता करने वाले हैं? वृत्ताकार चक्रों की कुल संख्या, वृत्ताकार चक्रों की कुल संख्या, चक्रों की कुल संख्या, कुल संख्या। तो ये कितना होगा? सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुल संख्या किसके बराबर है? n के बराबर है। मान लेते हैं वो कुल संख्या n है, उसी n को हम लोग निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो विभव है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर जो विभव का जो अंतर है, ठीक है, वो कितना है? वो है मतलब यहाँ पर यदि धनात्मक धनावेशित है तो क्या किया, d1 से, मान लेते ये d1 हो गया, ये बीच वाला ये d1 हो गया, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये d1 हो गया, ठीक है, और ये हमारा d2 हो गया। तो समझिए यहाँ पर d1 और d2 हमारे पास दिया गया है, ये d1 हो गया और ये हमारा d2 हो गया। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, d2 से कहाँ जा रहा है? d1 में जा रहा है। तो d1 में गया, ठीक है, तो ये हमारा उच्च विभव है, ये हमारा निम्न विभव है। तो कितना विभव उसने क्या किया, कितना विभव का अंतर उसने कवर किया? v के बराबर। अब फिर क्या हो गया कि फिर एक चक्कर में देखेंगे, फिर क्या हो गया, जब d, अभी एक चक्कर नहीं हुआ है, अभी d1 d2 से कहां गया? d1 में गया है। अब फिर d1 से जब ये d2 में जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा धनावेशित और ये ऋणावेशित। फिर क्या हो जाएगा, v विभवांतर को उसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब d2 से d1 जा रहा था तो v विभवांतर को उसको जाना पड़ा था, और फिर d1 से जब d2 जा रहा था तब भी उसको v विभवांतर को कवर करना पड़ा था। दोनों ही स्थितियों में v विभवांतर को उसको कवर करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर आप बड़े आराम से आप इस चीज को बड़ी आराम से आप समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? n, ठीक है, n तो हमारा वृत्ताकार चक्रों की कुल संख्या है। हम लोग क्या करेंगे, n में हम लोग क्या करेंगे, जिस आवेश को लेके जा रहे हैं ये q, ठीक है, q गुने v, ठीक है, q गुने v, यानी कि 2v कर देंगे। ठीक है, q गुने, क्योंकि एक बार 2v, दो बार हो रहा q भी, क्योंकि यहां से यहां गया तो q भी गया, फिर q भी गया, तो एक चक्कर लगाने में जो ऊर्जा हुई, ठीक है, कुल उसके पास ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो 2q भी हो जाएगी। एक d2 से d1 गया तो q भी, फिर d1 से d2 गया तो फिर q भी, तब एक कंप्लीट चक्कर होगा। तो एक कंप्लीट चक्कर होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि q गुने v जोड़ q गुने v, तो एक चक्कर में कुल ऊर्जा, एक चक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा, ध्यान से समझिएगा। तो कितना होगा, आधा चक्कर में q भी, फिर आधे चक्कर में q भी। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक चक्कर में कुल गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 2qv के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो n चक्कर के बाद गतिज ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2nqv। ठीक, ये n चक्कर के बाद हमारा क्या हो गया, गतिज ऊर्जा निकल गया। ठीक है, ये हमारा गतिज ऊर्जा निकल गया 2nqv, ये गतिज ऊर्जा हमारा निकल गया इन चक्रों के बाद। ठीक है, तो ये गतिज ऊर्जा हमारा कितना हो जाएगा, ½ m Vmax का वर्ग, क्योंकि ये n चक्र कब लगा रहा है। ठीक है, कुल संख्या जब वो d के बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो जब वो d के बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसका गति बढ़ते जाएगा, और जब वो d तक वो पहुंचेगा तो उसका सर्वाधिक क्या होगा, गति होगा। ठीक, तब पूरा चक्र d से अब निकलने वाला है तो गति सर्वाधिक है। ठीक है, समझ में आ गया। तो उस सर्वाधिक गति पर जब वो पहुंचा तो उसने कितना चक्कर जो है वो कवर किया है, वो n है।
चलिए अब इस n का जो मान है हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो कितना हमारा n का मान हो जाएगा 2n क्यूब भी हाफ m वी मैक्स का वर्ग करेंगे। तो वी मैक्स का वर्ग देखेंगे हमारा, तो वी मैक्स हम लोगों को निकला है क्या? तो वी मैक्स हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे तो हमें पता है आर मैक्स इंटू क्यू बी, आर मैक्स इंटू क्यू बी करेंगे तो एम वी मैक्स हो जाएगा। तो वी मैक्स हो जाएगा तो ये हम लोग क्या करेंगे, एम इधर क्या करेंगे भाग में लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा हाफ एम, वी मैक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं क्यू बी आर मैक्स, क्यू बी आर मैक्स बाई एम का वर्ग, बाई एम का वर्ग। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा। तो कितना हो जाएगा 2n क्यूब भी, ये कितना हो जाएगा हाफ m, ये कितना होगा q का वर्ग कर देंगे, b का वर्ग कर देंगे, r मैक्स का हम लोग क्या करेंगे वर्ग करेंगे बटा m का वर्ग कर देंगे। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझनी थी। तो हम लोगों ने m का वर्ग कर दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक m से एक m कट गया। ठीक है, अब हम लोग इसको जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। हमारा जो n है वो किस n बराबर कितना हो जाएगा q का वर्ग b का वर्ग r मैक्स का वर्ग हो जाएगा बाई 4, 2 नीचे आएगा 2 2 4 हो जाएगा 4m क्यू भी। ठीक है, समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना था। ये हमारा n आ जाएगा 2 क्यू भी 4m क्यू भी के बराबर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा n। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा n। ठीक है, n बराबर कितना हो जाएगा हमारा, n बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4m क्यूब भी, 4m क्यूब भी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा q इंटू भी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है r का, t का, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, और यहाँ पर हमारा होता है क्या, ये n का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है जो सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होता है के मैक्स का होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। के मैक्स का यदि हम लोग सूत्र के बारे में बात करेंगे तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स का वर्ग बाई 2m। ठीक है, ये सूत्र होते हैं। अब ये सूत्र पर हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं बस। जो हमारे सामने जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। ये हमारे पास एक धनावेशित कण है। इस धनावेशित जो कण है वो कण के ऊपर जो आवेश है, वो आवेश जो दिया गया है वो 10 टू जाके पावर -20 कूलम के बराबर दिया गया। ठीक, यहाँ पर ये कण दिया गया, यहाँ पर इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो दिया हुआ है वो दिया गया हमारा 10⁻² टेस्ला। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र दे दिया गया है। ठीक है, इस कण का जो द्रव्यमान है वो दे दिया गया 10⁻⁻30 kg। इस कण का द्रव्यमान दे दिया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यू बी और आपको एम दे दिया गया है। ठीक है, तो क्यू बी आपको एम दिया गया है। इस डी का जो त्रिज्या है, त्रिज्या जो दिया गया है आर जो दिया गया है वो 0.1 मीटर दिया गया है। इसका त्रिज्या भी हम लोगों को दे दिया गया है। चलिए आइए अब हम लोग आगे का काम करें। सबसे पहला काम है
वो है सर्वाधिक गति। ठीक है, तो हम लोग सर्वाधिक गति के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अधिकतम गति। तो पहला जो प्रश्न हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे वो है अधिकतम गति। अधिकतम गति, अधिकतम गति। चलिए आइए अधिकतम गति के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा हमारा अधिकतम गति? तो हमारे पास एक सूत्र है, आर मैक्स बराबर कितना हो जाएगा, एम वी मैक्स बटा क्यू बी। तो हम लोग सर्वाधिक गति, अधिकतम गति क्या होता है, वो वी मैक्स होता है। तो वी मैक्स इस सूत्र से हम लोगों ने यहाँ पर आर मैक्स यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो वी मैक्स यहाँ पर देखिए कितना है। तो वी मैक्स यदि देखिए क्यू बी, इसको गुना करेंगे तो क्यू बी ये इससे गुना हो जाएगा आर मैक्स। ठीक है, इज इक्वल टू एम वी मैक्स। फिर वी मैक्स बराबर कितना हो गया, क्यू बी आर मैक्स बाई एम। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारा वी मैक्स हो गया। चलिए अब वी मैक्स को हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पर आवेश, जिस आवेश को चक्कर लगाया जा रहा है उस आवेश के ऊपर चार्ज कितना है, 10 का घात -20। तो Q की जगह पर हमारे पास ये है, B के जगह पर कितना है 10 का घात 2। ठीक है, 10 का घात 2। और R मैक्स इस कण का जब ये गोल गोल चक्कर लगाता रहेगा तो इस कण का जो त्रिज्या होगा वो सर्वाधिक कब होगा, जब B के त्रिज्या के बराबर होगा। और D का जो त्रिज्या दिया गया वो 0.1, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 का घात -1। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, m का घात -30। m की जगह पर हम लोगों ने इसे लिख दिया। अब ये क्या है, 10 का घात -30 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 का घात +30। अब जो घात है उसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का घात 11 मीटर पर सेकेंड। 10 का घात 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक, समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये सर्वाधिक गति होगी यदि ये सिचुएशन रहा तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान सकते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी गति जो है वो प्रकाश की गति से ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने एज्यूम किया उसको इसी प्रकार से मानेंगे। यह एक अपने मन से लिया गया एक प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर गति आप माने कितना, 10 का घात 11 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब आपने यहाँ पर गति निकाल लिया, दूसरा काम आपने क्या करेंगे, इसका आवर्तकाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, आवर्तकाल, यानी कि टाइम पीरियड। आवर्तकाल तो यानी कि टी, आवर्तकाल टी। टी कितना होता है, टी का हम लोगों ने सूत्र क्या लिखा है, 2 पाई m बटा क्यू बी। 2 पाई m बटा क्यू बी। ठीक है, तो टाइम पीरियड की जगह पर 2, पाई की जगह पर 3.14 आप लिख सकते हैं। m की जगह पर हम लोगों ने क्या लिखा है, 10 का घात -30। तो 2 पाई m 10 का घात -30 बटा क्यू बी। क्यू कितना है, 10 का घात -20। क्यू बी कितना है, 10 का घात 2। ठीक है, हम यहाँ पर हम लोगों ने, यही हमारा टाइम पीरियड हो गया। ये हो गया हमारा सेकेंड में आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया आवर्तकाल। अब हम लोग आवृत्ति के बारे में बात करेंगे। तो आवृत्ति जो होता है क्यू बी बटा 2 पाई एम। ठीक, तो क्यू बी बटा 2 पाई एम ये हमारा आवृत्ति हो गया। तो हम लोग इसको समझेंगे, Q कितना हो जाएगा, Q हमारा यहाँ पर 10 का घात -20। तो Q की जगह पर 10 का घात -20 रख देंगे। B हमारा कितना है, देख सकते हैं 10 का घात 2। 10 का घात 2 हो जाएगा 2 पाई की जगह पर 3.14 गुने m देखिए कितना है, 10 का घात -30। अब इसका सॉल्व आप कर लेंगे, ये हर्ज में आ जाएगा। ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर देना है और क्या करना है। ठीक है, इन के मैक्स निकालना चाहते सर्वाधिक गतिज ऊर्जा। तो सर्वाधिक गतिज ऊर्जा के मैक्स, उसको भी कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज को आपको पुट करना है। समझ में आ गया? ये कितना हो जाता है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर
आर मैक्स स्क्वायर, ठीक है, बटा 2m। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 10 का घात -20 का हम लोग यहाँ पर वर्ग कर देंगे। 10 का घात -20 का वर्ग कर दिया हम लोगों ने, गुने b का वर्ग, ये 10 का घात 2, ठीक है, 10 का घात 2 कर दिया। आर मैक्स 0.1 यानी कि 10 का घात -1 कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम लोग आर मैक्स का वर्ग कर दिए, ठीक है, बटा 2m। 2m कितना हो जाएगा, 10 का घात -3, ठीक है, समझ में आ गया। इतना जूल के बराबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा, समझ में आ गया। यदि हम लोग m निकालना चाहते हैं तो ये भी जानते हैं क्या है, भी यहाँ पर देखिए कितना वोल्ट का है, ठीक है। यहाँ पर जो एसी स्रोत लगाया गया है वो मान लेते वो भी दे दिया गया 10 का घात 4 वोल्ट के बराबर, तो यही हमारा भी होता है। यहाँ पर भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो के मैक्स जो है, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स का स्क्वायर, ठीक, समझ में आ गया, बटा 2m। क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स का वर्ग हम लोग करेंगे बटा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स का वर्ग करेंगे। के मैक्स तो हम लोग निकाल लिया, अब हम लोग n निकालेंगे, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स का वर्ग करेंगे बटा 4m3v। तो बस आप इसको वैल्यूज रख देंगे, q के जगह पर आपके पास तो दिया हुआ है, फिर b के जगह पर आपको वैल्यूज पता है, आर मैक्स की जगह पर आपको वैल्यूज पता है 0.1, डी का m आपको वैल्यूज पता है, q तो q भी तो आपको पता है, चाहे तो ये q आप कटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भी के जगह पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एसी स्रोत आपने जोड़ा हुआ है उसका कितना वोल्ट है, यानी कि 10 का घात 4 वोल्ट है, तो वही यहाँ पर मान भी के जगह पर पुट कर देंगे कितना वोल्ट का एसी स्रोत है, और इससे हमें निकल जाएगा कि इसने कुल डी से निकलने में उसने कितना चक्कर लगा दिया है, ठीक। उम्मीद करते हैं आज का क्लास इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बस आज इतना है।